हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी गई हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आईआईटी हैज partnered with IIT Mandi and Center for Study of Science, Technology and Policy to develop and released the report District Level Climate Risk Assessment for India, Mapping Flood and Drought Risk using IPCC Framework। तो recently IIT Mandi ने and Center IIT मंडी एंड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के साथ आपका जो है पार्टनरशिप किया गया है आईआईटी गुवाहाटी द्वारा। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने पार्टनरशिप की है आईआईटी मंडी और CSTEP सेंटर के साथ डेवलप करने के लिए रिपोर्ट को। कौन सी रिपोर्ट? डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया। और ये रिपोर्ट आपको इन डेप्थ एनालिसिस बताती है फ्लड और ड्राउट रिस्क का इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नाउ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और जो ये रिपोर्ट है इसे प्रिपेयर किया गया है विद द सपोर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द पार्टनरशिप विद द स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। नाउ कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इंडिया के 51 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो वेरी हाई फ्लड रिस्क कैटेगरी में आते हैं। देन 118 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हाई फ्लड रिस्क कैटेगरी के अंडर आते हैं। 91 डिस्ट्रिक्ट्स आपके आते हैं वेरी हाई ड्राउट रिस्क कैटेगरी में। और हाई ड्राउट रिस्क कैटेगरी एक तो वेरी हाई है, एक हाई ड्राउट रिस्क कैटेगरी है, इसमें 188 डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। अमंग द टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट फ्लड रिस्क है एज वेल एज हाईएस्ट ड्राउट रिस्क है, इसके अंदर भी 11 ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा रिस्क हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वो कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट हैं? पटना फ्रॉम बिहार, एलापोसा फ्रॉम केरला, देन केंद्रपारा फ्रॉम उड़ीसा। नेक्स्ट आता है आपका मुर्शिदाबाद एंड नादिया एंड उत्तर दिनाजपुर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है कैरेडियो, डिब्रूगढ़, शिवसागर, साउथ सलमारा, मैनकचर एंड गोलाघाट फ्रॉम असम। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा रिस्क आपका है। ठीक है, फ्लड और ड्राउट दोनों का ही। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the Bloomberg's richest family 2024 index, Walton family of a Walmart has secured the top spot as the world's wealthiest family with a net worth of $billion। तो आपकी जो ब्लूमबर्ग की रिचेस्ट फैमिली लिस्ट है, इस लिस्ट में टॉप किया है वॉल्टन फैमिली ने, वॉलमार्ट की फैमिली ऑफ अ वॉलमार्ट। और इसकी नेटवर्थ जो आपकी है इट इज 432.4 बिलियन US डॉलर है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ टॉप 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे वॉल्टन फैमिली तो अभी हमने देख ली। इसके बाद अल निहाय की फैमिली है जिनकी वेल्थ है आपकी 323.9। ठीक है, अल थियाने फ्रॉम कतार 172.9 बिलियन की वेल्थ है इनकी US डॉलर की। देन हर्मेस फ्रॉम दी फ्रांस, कोच USA 148.5 मिलियन US डॉलर की इनकी वेल्थ है। देन 6 नंबर पे है अल साद फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड इनकी वेल्थ है आपकी 140.0 बिलियन US डॉलर की। ठीक है, नाउ अब इस लिस्ट में क्या इंडिया के कोई पर्सन शामिल है? हाँ, तो 8 नंबर पे अंबानी फैमिली आपकी है जिनकी आपकी जो नेटवर्थ है ये है 99.6 बिलियन US डॉलर की। देन नेक्स्ट आ जाते हैं आपके 23rd नंबर पे जो मिस्ट्रेस ऑफ शपूरजी पैलोनजी जो है, ये आपके 23rd नंबर पे थे इस लिस्ट में और इनकी वेल्थ है आपकी 41.4 मिलियन US डॉलर की। तो इंडिया की तरफ से 2 इंडियन फैमिलीज इस लिस्ट में शामिल हुई हैं, एक तो अंबानी फैमिली है, दूसरी आपकी मिस्ट्री ऑफ शपूरजी पैलोनजी। ओके, नाउ ब्लूमबर्ग की बात करें तो इसके CEO आपके हैं वेलाद कैलियत चोको। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क USA में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1981 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी इंडियन वुमेन्स वर फीचर्ड इन दी फोर्ब्स 2024 वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। तो फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल लेडी की, 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट, जिसमें इंडिया की तरफ से 3 लेडीज को शामिल किया गया है, 3 विमेंस को शामिल किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये 3 विमेंस कौन सी हैं? एक तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, जिनकी जो है ग्लोबली जिनकी रैंक थी 28th, वेयरएस 81st रैंक पे रोशनी नाडर जी, जो आपके HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन है। देन 82nd नंबर पे किरण मजूमदार शॉ थी, जो फाउंडर हैं बीकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो ये 3 पर्सनालिटीज हैं जो इस लिस्ट में इंडिया की तरफ से शामिल हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस लिस्ट की, तो ये लिस्ट आपकी बनाई कैसे जाती है? 4 मेन इसके जो है आपके कैटेगरी होती है, जिस कैटेगरी पे बेस्ड ये आपकी ओवरऑल लिस्ट बनाई जाती है, जैसे मनी, मीडिया, इम्पैक्ट, स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये 4 कैटेगरी पे बेस्ड ये आपकी रैंकिंग होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट रैंक की, तो इस लिस्ट में जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट है, इसमें टॉप किसने किया है? इट इज टॉप बाय दी उर्सुला वॉन डेर लेयन फ्रॉम द बेल्जियम। देन सेकेंड नंबर पे थे आपके क्रिस्टीन लेग्रेड फ्रॉम द जर्मनी, जॉर्जिया मेलोनी आपकी इटली की जो हेड है ना। देन आपके क्लॉडिया शेन बाउम फ्रॉम मेक्सिको एंड मेरी बारा फ्रॉम यूएस। तो ये आपके टॉप 5 विमेंस थी इस लिस्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की, जैसे 7th नंबर पे थे जूली स्वीट चेयर एंड सीईओ जो एसेंचर की हैं। देन 13th पे थे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो आपकी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। देन 3rd नंबर पे टेलर स्विफ्ट। देन आपके आते हैं 12th नंबर पे रूथ पोरैथ जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं आपके अल्फाबेट के, जो गूगल की आपकी पेरेंट कंपनी है। देन 25th नंबर पे हैं गैनी शॉर्टवेल जो आपकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है आपके स्पेसएक्स की। देन नेक्स्ट आता है 26 नंबर पे सुवो पैंगसो जो CEO है एडवांस माइक्रो डिवाइस के। यंगेस्ट पर्सन जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, इनका नाम है कैटलिन क्लार्क जो अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और ये आपके यंगेस्ट पर्सन है इस लिस्ट में जो शामिल हुए हैं। साथ में ही इनकी जो पोजीशन है वो 100th है। और इसके साथ नोट करना है, रिसेंटली जो टाइम मैगजीन है, इन्होंने एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का बनाया है कैटलिन क्लार्क को। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे फोर्ब्स की, तो इसके CEO हैं माइक फेडरले, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू जर्सी USA में, और इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपका क्वेश्चन है, which country has recently in December signed an international solar alliance framework agreement to promote clean energy and सस्टेनेबिलिटी थ्रू दी ISA प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली जो मोल्डोवा के डेप्यूटी PM है जिनका नाम है मिहेल पॉप्सोई, इनका जो है विजिट हुआ था इंडिया में, और इसी दौरान इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया है प्रमोट करने के लिए क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू दी ISA प्लेटफॉर्म। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी द्वारा और डेप्यूटी PM ऑफ मोल्डोवा के द्वारा इन द न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ISA। तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। इसके फुल मेंबर्स कितने हैं? करंटली 104 मेंबर है, और रिसेंटली अर्मेनिया ने इसे ज्वाइन किया था ISA को एज अ फुल मेंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इस विजिट के दौरान इंडिया और मोल्डोवा के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, और इस अग्रीमेंट का मेन एम क्या है कि कॉरपोरेशन को बूस्ट करना है दोनों कंट्रीज के बीच में फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द डिप्लोमैट्स। ठीक है, और ये अग्रीमेंट राजकुमार श्रीवास्तव जो डीन है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट के, इनके द्वारा साइन किया गया था इंडिया की तरफ से, एंड दूसरी मोल्डोवा की तरफ से एना तबान जो एम्बेसडर ऑफ मोल्डोवा टू इंडिया है, उन्होंने इसे साइन किया था। साथ में ही जो डेप्यूटी PM है आपके मोल्डोवा के, इन्होंने और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इनॉग्रेट किया था मोल्डोवा की एम्बेसी को न्यू दिल्ली में। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द मोल्डोवा। इसके प्रेसिडेंट है मेया सैंडू, कैपिटल इसकी है चेसिनेओ, करेंसी है मोल्डोवन लियू।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन इंक्ड एन अग्रीमेंट विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट्स डेयरी कॉर्पोरेटिव सेक्टर एंड बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ की जो कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, ठीक है, ताकि इनके जो डेयरी कॉर्पोरेटिव सेक्टर है उसको बूस्ट किया जा सके, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को यहाँ पे बूस्ट किया जा सके छत्तीसगढ़ में। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है, इनका एम क्या है कि इन्हें मिल्क कलेक्शन जो है वो इंक्रीज करना है। अभी जो मिल्क कलेक्शन है यहाँ पे वो है 79,000 किलोग्राम पर डे का, और इसे इंक्रीज करके ये चाहते हैं 5 लाख किलोग्राम पर डे का जो है मिल्क कलेक्शन यहाँ पे हो ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। ये एम इनका है। साथ में ही इस पार्टनरशिप की अगर बात करें तो इस पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे ये डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जो है छत्तीसगढ़ में ये इंक्रीज करेंगे। अभी ये 650 है, ये इसे इंक्रीज करेंगे 3,850, मतलब 3,200 मल्टीपर्पज प्राइमरी डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज ये यहाँ पे सेटअप करेंगे। ओके, now next question है, Home Minister Amit Shah has presented President's Collar to which state police for recognizing their exceptional service in maintaining law and order in the state। तो रिसेंटली होम मिनिस्टर जी का छत्तीसगढ़ में विजिट हुआ था, और छत्तीसगढ़ की पुलिस को इन्होंने छत्तीसगढ़ की पुलिस का जो सिल्वर जुबली इवेंट था वहां पे प्रेसिडेंट कॉलर जो है दिया था, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज छत्तीसगढ़ की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर जो है ऑनर दिया गया है बाय द अमित शाह, और उनके 25th ईयर जो उस फोर्स के 25 ईयर कंप्लीट हुए हैं, और उसके ओकेजन पे इनको जो है प्रेसिडेंट कॉलर, उस इवेंट पे इनको प्रेसिडेंट कॉलर दिया गया था, ठीक है। अगर बात करें पहला प्रेसिडेंट कॉलर किसे दिया गया था, इंडियन नेवी को दिया गया था 1951 में आफ्टर कंप्लीटिंग दी 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। फाइन। इसके अलावा यहाँ छत्तीसगढ़ की जो आपके स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, इसने अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ सर्टिफाई करने के लिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर द बेटर मार्केट प्राइस। इन द प्रेजेंस ऑफ अमित शाह ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके अलावा अमित शाह जी ने अटेंड किया था क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ अ बस्तर ओलंपिक जो आपका जगदलपुर में हुआ था। एंड बस्तर ओलंपिक जो है एनुअली ये इवेंट आपका छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इसे एनुअली करवाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज लॉन्च द PISET-2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टू एनहांस अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिस कंट्री ने PISET-2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय द चाइना, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने इसे लॉन्च किया है, और इट इज द 4th अर्थ ऑब्जर्वेशन रेडार सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया है एनहांस करने के लिए चाइना के सैटेलाइट नेटवर्क को फॉर द एफिशिएंट अर्थ मॉनिटरिंग। और इस सैटेलाइट से ऑल वेदर कंडीशंस में डे एंड नाइट, मतलब किसी भी कंडीशन में जो है अर्थ को मॉनिटर किया जा सकेगा, ऑब्जर्व किया जा सकेगा। और इसे डेवलप किसने किया है सैटेलाइट को? गैलेक्सी स्पेस जो स्टार्टअप है आपका चाइना का, एंड इट वर equipped with the synthetic aperture radar that is SAR टेक्नोलॉजी से ये आपका जो है equipped है सैटेलाइट। फाइन। Now next question है, which team won the Syed Mushtaq Ali Trophy 2024 cricket tournament that was held from 23rd November to 15th December 2024। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का जो आपका इवेंट है T20 इवेंट ये होता है आपका, जिसमें मुंबई ने जो है इस बार बाजी मारी है, और मुंबई आपका जो है मुंबई ने इस 2024 का टाइटल जीता है। और इससे पहले मुंबई जो है 2022 में भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का टाइटल जीत चुका है। तो मुंबई के पास अभी 2 टाइटल हो गए हैं, और फाइनल मैच में मुंबई ने जो है मध्य प्रदेश को यहाँ पे डिफीट किया था, ये क्लियर है। और जो प्रीवियस एडिशन था 2022 वाला जिसमें मुंबई ने जो है पहली जीत हासिल की थी, इस इवेंट में हिमाचल प्रदेश की जो टीम थी उसको हराया था मुंबई ने। फाइन। मुंबई के कैप्टन कौन थे? श्रेयस अय्यर, और मुंबई टीम को एज अ प्राइज मनी 5 करोड़ रुपए दिया गया है। फाइन। नाउ मुंबई 4th ऐसी टीम बनी है जिसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2nd टाइटल जीता है। मुंबई से पहले बड़ौदा, गुजरात, कर्नाटका के पास ऑलरेडी 2-2 टाइटल इनके पास हैं, ठीक है। एंड तमिलनाडु एक लौता ऐसा टीम है जिसके पास 3 टाइटल हैं यहाँ पे इस टूर्नामेंट के।
फाइन, जिसने 3 बार ये टूर्नामेंट जीता है। नाउ अवार्ड्स की बात करें 2024 एडिशन की, तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये दिया गया है सूर्यांश शेखडेगर जो मुंबई टीम से बिलोंग करते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है अजिंक्य रहाणे को फ्रॉम मुंबई टीम। मोस्ट रन अजिंक्य रहाणे और इनके रन थे 469। मोस्ट विकेट जगजीत सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ टीम एंड इनके 18 विकेट्स थे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 24 प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज डैश करोड़ इन राजस्थान। तो राजस्थान में पीएम मोदी जी का जो है विजिट था, जहां पे इन्होंने जो है 46,300 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं इनका इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रखा था। मतलब टोटल अमाउंट ये मैं आपको बता रही हूँ प्रोजेक्ट्स का जो इन्होंने इनॉग्रेट किए थे और फाउंडेशन स्टोन जिनका रखा था, जिसमें 9 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया था। वर्थ इसकी आपकी है ओवर रुपीज 11,000 करोड़, जिसमें से 7 आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वेरस 2 आपके स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप डिटेल में इनको देख सकते हो। पीएम मोदी जी ने जो है यहाँ पे 15 प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन रखे थे एंड इसकी आपकी टोटल जो कॉस्ट है ये है 35,300 करोड़ से ज़्यादा की कॉस्ट है इन प्रोजेक्ट्स की, जिसमें से 9 आपके सेंट्रल प्रोजेक्ट्स हैं और 6 आपके स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप सारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हो, जिसमें आपका रामगढ़ बैराज एंड महलपुर बैराज जो है वो इंक्लूडेड है। इसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ और प्रोजेक्ट्स के भी फाउंडेशन स्टोन रखे गए थे, जैसे यहाँ पे रूफटॉप सोलर प्लांट्स जो है उनको इंस्टॉल किया गया था गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। ऐसे ही डेवलपमेंट ऑफ a 2000 मेगावाट सोलर पार्क एंड 2 phases ऑफ a 1000 मेगावाट ऑफ सोलर पार्क, ये आपके बीकानेर में आपका जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम दी ढोलपुर टू भरत दी कुंबर नगर कमान एंड चंबल ढोलपुर भरतपुर रेट्रोफिटिंग वर्क, इसकी भी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखी गई थी। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, जो बेसिकली प्रोग्राम था जब मतलब जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उनका 1 साल कंप्लीट हुआ है, उसके लिए यहाँ पे एक इवेंट आपका कराया गया था 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष प्रोग्राम के नाम से। ठीक है, इसमें पार्टिसिपेशन इनका था। साथ में ही इन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा था मॉडिफाइड पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, जो आपका बेसिकली शेयर्ड प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान का, और इसमें 90-10 का रेशियो यहाँ पे रहेगा मध्य प्रदेश बेसिकली आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड दी स्टेट्स। ठीक है, देन ये जो प्रोजेक्ट है ये इसमें बेसिकली आपका जो पानी है उसके लिए ये प्रोजेक्ट है कि इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए ये जो वाटर है वो यूज किया जाएगा 21 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान में एंड मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में। क्लियर है? नेक्स्ट इज द 11th एडिशन ऑफ एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका नाम है स्लिनेक्स 24 was recently held between India and which country in विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो जो आपका 11th एडिशन था स्लिनेक्स का, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन, अब यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है ये कि इस एक्सरसाइज का एम क्या है, एनहांस करना ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और कौन कौन से शिप्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? इंडिया की तरफ से INS सुमित्रा था, जिसे प्रेसिडेंशियल याट ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं, याच ऑफ द इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि जो है इसमें प्रेसिडेंट जो है उनको ले जाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही एयरक्राफ्ट जिसमें प्रेसिडेंट जाते हैं एयर इंडिया 1 इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की नेवल शिप SLNS सोरिया जो है उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। अगर बात की जाए 2023 का एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका कोलंबो में हुआ था। कोलंबो श्रीलंका में ये आपका हुआ था इन 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज रिसेंटली इन दिसंबर अटेंडेड द 50th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ अ इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज दैट इज IP and TAFs एज अ चीफ गेस्ट इन अ न्यू दिल्ली। तो इनमें से कौन से पर्सन थे जिन्होंने एज अ चीफ गेस्ट 50th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में ये आपके शामिल हुए थे इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विसेज के? तो आंसर हियर इज जगदीप धनखड़, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, नाउ IP and TAFs की बात
करें तो इसको हम इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विस के नाम से भी जानते हैं। एंड ये आपका एक सेंट्रल सिविल सर्विस है जो रेगुलेट करता है टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को। क्लियर है? Now next up question है, name the scheme that was recently launched by the Union Minister Sarbananda Sonowal to boost cargo movement on a inland waterways। तो इनमें से कौन सी स्कीम है, क्या नाम है उस स्कीम का जिसे हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए कार्गो मूवमेंट को ऑन अ इनलैंड वाटरवेज? तो आंसर आपका हो जाएगा जलवाहक। क्या है स्कीम का नाम? इसका नाम है जलवाहक। और इस स्कीम का मेन एम है कि हमें इंडिया की जो इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है, उसको रिवाइटलाइज करना है, उसको यूज करना है और जो ट्रांसपोर्ट कंजेशन है उसको हमें कम करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? नाउ अब ये जो स्कीम है ये 3 नेशनल वाटरवेज जो हैं उनमें आपकी ऑपरेट की जाएगी। पहला आपका है नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, नेशनल वाटरवे 16 जो आपका है बारक रिवर पे। ठीक है, ये क्लियर है? नाउ ये जो सर्विसेज हैं दे आर शेड्यूल्ड ऑफ अ कार्गो वेसल एंड ये आपका कोलकाता से पटना, पटना से वाराणसी, वाराणसी टू पटना एंड पटना से कोलकाता चलेगी एंड बिटवीन द कोलकाता एंड पांडु इन अ गुवाहाटी। ठीक है, ये याद रहेगा, ये दोनों आपके यहाँ पे रूट में ये वर्क करेंगे यूटिलाइजिंग दी इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है जो स्कीम है ये 3 साल की आपकी वैलिड रहेगी एंड इसका मेन एम है टू फैसिलिटेट अ मॉडल शिफ्ट ऑफ 800 मिलियन टन किलोमीटर्स विद एन एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 95.4 करोड़ बाय दी 2027। ये क्लियर है? नाउ जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेंगी ये है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड दूसरा आपका है इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड। क्लियर है? नाउ यहाँ पे 3 नए कार्गो जो हैं उनको हरी झंडी दिखाई गई है। एक आपका है MV त्रिशूल विद 2 डम बार्ज अजय एंड डीकू और ये ट्रांसपोर्ट करेगा 1500 टन्स ऑफ सीमेंट फ्रॉम द GR जेटी इन कोलकाता टू पांडु इन दी गुवाहाटी। ओके, देन नेक्स्ट है MVI, ये कैरी करेगा 1000 टन ऑफ जिप्सम टू पटना बिहार। देन नेक्स्ट आता है आपका MV होमी बाबा जो ट्रांसपोर्ट करेगा 200 टन ऑफ कोल टू वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्लियर है? इसके अलावा एक आपको यहाँ पे नोट याद रखना है कि इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया ने टारगेट रखा है कि 200 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्गो मूवमेंट इन्हें करना है वाया वाटरवेज बाय दी 2030। तो ये टारगेट लेके हम चले हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड has signed a MOU with which organization to support FPOs for providing critical agriculture inputs। तो recently कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज ने MOU साइन किया है इफ्को के साथ। ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है और इस अग्रीमेंट के तहत ये 10,000 FPOs जो होंगे ना, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होंगी उनको क्रिटिकल एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड करेंगे। अब ये इससे समझो कि एग्रीकल्चर इनपुट है क्या। बेसिकली ये प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे एसेंशियल रिसोर्सेज जैसे नैनो यूरिया प्लस, नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट, फर्टिलाइजर, सीड्स, एग्रोकेमिकल, ये सब चीज़ें यहाँ पे एज अ एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड की जाएंगी FPOs को। फाइन, नाउ सिग्नेटरीज कौन थे? संजय राकेश जो MD एंड CEO हैं आपके CSCE के ई गवर्नेंस सर्विसेज के एंड योगेंद्र कुमार जो मार्केटिंग डायरेक्टर आपके इफ्को के हैं, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं इफ्को की। तो इफ्को की हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1967 एंड चेयरमैन करेंटली है दिलीप शंखानी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एज अ वाइस चेयर इन द सेकंड मीटिंग ऑफ अ सप्लाई चेन काउंसिल ऑफ अ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो रिसेंटली जो राजेश अग्रवाल जी हैं इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को एज अ वाइस चेयर इन द सेकंड मीटिंग ऑफ अ सप्लाई चेन काउंसिल। अगर यहाँ पे बात की जाए फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो पहली मीटिंग आपकी इन मंथ ऑफ सितंबर हुई थी एंड ये आपकी वॉशिंगटन DC में हुई थी। ठीक है, नाउ राजेश अग्रवाल कौन है? ही इज द एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्ट्रेंथन डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। तो सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज ने रिसेंटली MOU साइन किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ इंडिया की
किस चीज़ के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज को। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। इस एमओयू को साइन किया गया था इंडिया की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जो रिटायर्ड मेंबर हैं आपके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, एंड मेजर जनरल अशोक कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ CNJOWS। ओके, नाउ जो एमओयू है ये हेल्प करेगा कंडक्ट करने में रिसर्च ऑन अ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ पे वर्कशॉप, सेमिनार्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द स्टेक होल्डर्स। इसके अलावा यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन्स भी होंगे, ठीक है। देन ये प्रमोट करेगा इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन अ डिजास्टर मैनेजमेंट विच आर अलाइन विद द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एम। ओके, तो ये सारा इसका मेन एम है इस एमओयू का, या इस पार्टनरशिप के थ्रू ये चीजें यहाँ पे होंगी। ओके, now next आपका क्वेश्चन है which country recently in December became the 12th member of a comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership। बेसिकली जो CPTPP है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये आपका एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो पहले सिर्फ 11 कंट्री द्वारा साइन किया गया था 2018 में, और अब यहाँ पे एक कंट्री और जुड़ी है इसमें जो 12वीं मेंबर इसकी बनी है। इट इज योर यूनाइटेड किंगडम, दैट इज यूके। यूके ने इसे ज्वाइन किया है, ये 12वीं मेंबर बनी है। साथ में ही नोट करना है ये पहली यूरोपियन कंट्री है जो इसे ज्वाइन कर रही है, और पहली नॉन फाउंडिंग मेंबर है जिसने इसको ज्वाइन किया है, दिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को ज्वाइन किया है। और इनिशियली यूके को अलाउ किया गया है कि ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फ्री ट्रेड कर सकती है 9 मेंबर्स कंट्री के साथ, ठीक है। एंड कौन सी दो जो हैं उनके साथ अभी अग्रीमेंट नहीं होगा इनका, कनाडा और मैक्सिको के साथ नहीं होगा। जब ये रेटिफाई करेंगे अग्रीमेंट को, उसके बाद 60 डेज के बाद ये आपका इफेक्ट में आएगा, उसके बाद ही यूके इनके साथ जो है ट्रेड कर पाएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं मेंबर्स की। ऑस्ट्रेलिया, बुरुंडी, देन आपका कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, एंड नाउ यूके इसका पार्ट बना है। तो टोटल इसमें आपके 12 मेंबर हो गए। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द केयर एज रेटिंग हैज रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 टू -%। तो केयर एज रेटिंग जो है इन्होंने अभी जीडीपी प्रोजेक्शन जो है वो अपना रिवाइज किया है। पहले 6.8 इन्होंने दिया था, अब इसे रिवाइज करके इन्होंने 6.5% कर दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो ये प्रिडिक्शन दी गई है 6.7% की। वहीं पे इन्फ्लेशन भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था कि इन्फ्लेशन फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए रहेगा 4.8% और 26 के लिए 4.5%। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है, केयर एज रेटिंग जो है इसके करंट एमडी एंड सीईओ है मेहुल पांडे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 1993 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। Next is, as per the data released by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, that is DPIIT, इन्होंने दिसंबर में जो है डेटा रिलीज किया था that India's, as per this data, India's gross foreign direct investment inflows reached $1 trillion in December 2024. As per their data, इंडिया का जो आपका इनफ्लोज है, ठीक है, ग्रॉस FDI है, FDI इनफ्लो, ये आपका पहुंच गया है 1 ट्रिलियन $1 ये पहुंच गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 2025 की, तो ये FDI आपका 26% इंक्रीज हुआ था एंड इट रीच टू दी $42.1 बिलियन फ्रॉम अप्रैल 2014 टू सितंबर 2024। मतलब अप्रैल 2014 से लेके सितंबर 2024 तक ये आपका पहुंचा था 709.84 बिलियन पे, ठीक है, टोटल इन्फ्लोज जो था। और अगर हम बात करें टॉप FDI इन्वेस्टर इंडिया में कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो एज पर दिस डेटा मॉरिशियस सबसे ज़्यादा FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मॉरिशियस का सबसे ज़्यादा था 25%, 24% था सिंगापुर का, और 10% था आपका USA का, एज पर दिस डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ हेल्थ केयर सब्सिडरी। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली, जिसको अप्रूवल मिला है इनकॉर्पोरेट करने का ऑफ अ हेल्थ केयर सब्सिडी? तो इट इज योर PB फिनटेक, जो आपकी पेरेंट कंपनी है पॉलिसी बाजार की। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। एंड ये जो सब्सिडी है ये हेल्थ केयर और अलाइड सर्विसेज में फोकस रखेगी अपना, और इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होगा आपका? इट इज ऑफ ₹5 लाख।
फाइन। नाउ पीवी फिनटेक की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन एंड सीईओ हैं यशीश दहिया। हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में और इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वॉन द 2024 जमशेदजी टाटा अवार्ड बाय द इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी एट द ISQ एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 जो आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में हुई थी। तो जमशेदजी टाटा अवार्ड जो है 2024 का दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को, जो आपकी फाउंडर है बायोकॉइन की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया था जो आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, जनक कुमार मेहता जी, उन्होंने इनको ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया था। TQM इंटरनेशनल के आपके CMD हैं, राइट। अब बात करें किरण मजूमदार शॉ की, तो ये आपके फाउंडर हैं बायोकॉइन की, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 1989 में, पद्म भूषण दिया गया था 2005 में, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2020 एंड 2020 में ही EY अर्नेस्ट यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको दिया गया था। इसी के साथ इन्हें ऑथमर गोल्ड मेडल भी दिया गया था बाय द US वेस्ट केमिकल हेरिटेज फाउंडेशन 2014 में। फाइन। अब बात करें इस अवार्ड की, तो जमशेद टाटा अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी और ये ऐसे बिजनेस लीडर्स को ये अवार्ड देते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है इंडियन सोसाइटी के लिए। एंड इस अवार्ड का नाम जमशेद जी टाटा के नाम पे रखा गया है, जो आपके फाउंडर थे टाटा ग्रुप के, एंड हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अ मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिखेल केवलेशविली अपॉइंटेड एज अ 6th प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो जो मिखेल हैं ये 6th प्रेसिडेंट बने हैं आपके जॉर्जिया के। आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और मिखेल केलेशविली जो हैं ये आपके फॉर्मर फुटबॉलर भी रह चुके हैं, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी से ये खेलते थे। एंड इन्होंने रिप्लेस किया है सेलोम जोराबिचविली को। ठीक है, जॉर्जिया की बात करें तो इसके कारण PM आपके हैं इराकली कोबा किजडे, कैपिटल इसकी है आपकी तिबिलिसी, करेंसी है जॉर्जियन लारी। ओके, नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI फॉर द 3 years। तो रिसेंटली जो रामा मोहन राव अमारा है इनको अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 3 सालों के लिए, और इन्होंने सक्सीड किया है CS शेट्टी को। CS शेट्टी जो करंट चेयरमैन है ये एज अ MD भी सर्व कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अगर हम बात करें अदर MD की, तो वैसे टोटल 4 MD होते हैं SBI के। अभी करंटली कौन कौन है, अश्विनी कुमार तिवारी, विनय M टॉन्से, रामा आशुतोष कुमार सिंह और रामा मोहन राव अमारास। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इन December 2024 R Subramanya Kumar appointed as a MD and CEO of a which bank for a 3 year। तो रिसेंटली R सुब्रमण्य कुमार जी जो हैं ये आपके करंट MD हैं एंड CEO हैं कौन से बैंक के, RBL बैंक के, और इन्हें फर्दर आगे के लिए आगे 3 सालों के लिए रीअपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर RBL बैंक का, और इनका टेन्योर स्टार्ट होगा 23 जून 2025 से 22 जून 2028 तक। ठीक है, ये इनका टेन्योर रहेगा। नाउ हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है आपका RBL बैंक का, मुंबई महाराष्ट्र में। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1943 में, और टैगलाइन क्या है, अपनों का बैंक। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ येस बैंक। तो येस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके अपॉइंट किए गए हैं मनीष जैन, और आपको नोट करना है कि प्रीवियसली इन्होंने MD एंड को-हेड ऑफ अ कॉर्पोरेट कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग फॉर इंडिया सर्व किया है एट दी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, येस बैंक की बात करें तो करंट MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2004 में। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन December 2024 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रक्षा खाड़से unveiled the mascot logo, anthem, jersey, torch and tagline of the 38 national games at an event held in Maharana Pratap Sports College in Dehradun, Uttarakhand. The 38th national games is scheduled to take place at the Rajiv Gandhi International Stadium in Dehradun, Uttarakhand from dash to dash। तो जो ये आपके 38th एडिशन होगा नेशनल गेम्स का, ये स्केड्यूल किया गया है 28 जनवरी से 14 फरवरी को, और ये देहरादून में आपका होगा, देहरादून उत्तराखंड में ये आपका होएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। क्लियर है। नाउ
अब बात करते हैं मेस्कॉट की। मेस्कॉट आपका यहाँ पे है मॉली। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो मेस्कॉट की, जो इंस्पायर हुआ है फ्रॉम दी स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड मोनाल से। ठीक है, लोगो इसका क्या है, मोनाल। देन टैगलाइन क्या है, संकल्प से शिखर तक। और यहाँ पे नोट करना है योगा और मलाखम जो है उसको एज अ इंक्लूड किया गया है इन नेशनल गेम्स में एज अ डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स। साथ में ही नोट करना है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को एलोकेशन दिया गया है 500 करोड़ का फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या फिर जो आपके पुराने स्टेडियम्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टेडियम्स जो हैं, उनको रेनोवेट करने के लिए ये अमाउंट दिया गया है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। उत्तराखंड के करंट सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह है। और ये पहला स्टेट बना है जिसने इंप्लीमेंट किया है यूसीसी को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर अनाउंस देयर रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट इन दिसंबर 2024, दे बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ये दोनों ही आपके पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और इन दोनों ने ही पहले जो है अपना अनाउंसमेंट रिटायर किया था, बट बाद में इन्होंने अपना डिसीजन वापस लिया था। वहीं पे इमाद वसीम जो है इनका 2023 में अनाउंसमेंट हुआ था और मोहम्मद आमिर का 2021 में अनाउंसमेंट किया गया था अबाउट द रिटायरमेंट। ठीक है। नाउ आमिर एंड इमाद जो वसीम जो है इन्होंने रिप्रेजेंट किया था पाकिस्तान को इन दी T20 वर्ल्ड कप 2024 जो आपका यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में हुआ था। साथ में ही नोट करना है इमाद वसीम जो है ही बिकेम दी नंबर 1 T20 बॉलर इन 2017 और 2017 का जो आपका आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी था, इन्होंने इस पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट को भी जीता था, ट्रॉफी को भी जीता था, चैंपियन ट्रॉफी को, एंड इसमें की रोल निभाया था इमाद वसीम जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द टीम एशिया वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ अ वेलेंडर कप 2024 दैट वाज हेल्ड इन डैश। वेलेंडर कप आपका टीटी से रिलेटेड है, टेबल टेनिस से रिलेटेड है। एंड इसका ये जो आपका इवेंट हुआ था, टूर्नामेंट जो हुआ था, ये नॉर्वे में हुआ था, ऑस्लो नॉर्वे में हुआ था। 13 से 15 दिसंबर तक ये आपका जो है टूर्नामेंट चला था और इसे ऑर्गेनाइज किया था जेन ओवे वेलेडनॉर ने, जो फेमस स्वीडिश टेबल टेनिस प्लेयर है। एंड 1992 में इन्होंने ओलंपिक गोल्ड इन्होंने जीता था। तो ये बेसिकली ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है 1992 के। नाउ अब यहाँ पे जो ये वॉलेंटियर कप है, 2 टीम्स इसमें थी, एक तो टीम वर्ल्ड थी और दूसरी थी टीम एशिया। टीम वर्ल्ड में आपके स्वीडन के प्लेयर थे, जर्मनी के प्लेयर थे, रशिया से, पोर्टो रिको से एंड रोमेनिया से यहाँ पे प्लेयर आपके शामिल थे। वहीं पे अगर टीम एशिया की बात करें तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि इंडिया से भी एक पर्सन यहाँ पे इस टीम में शामिल हुई थी जिनका नाम है मनिका बत्रा। ठीक है। चाइना से मेलोंग चैनमैंग फ्रॉम चाइना, देन शिन यूबिन फ्रॉम साउथ कोरिया एंड क्रिल आपके कजाकिस्तान से शामिल हुए थे इस टीम में। और इंडिया की तरफ से मनिका बत्रा जो है इस टीम में शामिल हुई थी। क्लियर है। नाउ शी वॉज रैंक्ड 25th। अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 25th रैंक पे ये आपकी हैं। एंड जो इवेंट आपका हुआ था वेलेंडर कप, यहाँ पे इन्होंने सिंगल और डबल दोनों ही मैच जो हैं वो उन्होंने हार गए थे। एंड शी लॉस्ट हर सिंगल्स मैच टू दी पुर्टो रिको एड्रियाना डियास। एंड डबल मैच जो है इन्होंने शिन यूबिन के साथ पेयर किया था फ्रॉम दी साउथ कोरिया। एंड शी लॉस्ट द मैच अगेंस्ट दी एंड्रिया डियास एंड रोमेनिया के आपके बर्नाडेट स्कोर्स जो हैं उनके अगेंस्ट में इन्होंने जो है टीटी मैच खेला था फॉर द डबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गूगल ईयर इन सर्च 2024 हु वाज द मोस्ट सर्च इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। तो एज ऑफ दिसंबर 2024 जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है उनका नाम है आपका हार्दिक पांड्या। ठीक है। जो अगर हम बात करें टॉप 10 की तो उसमें 7th नंबर पे ये आते हैं। एंड 9th नंबर पे शशांक सिंह जो है इंडिया के, इनको सर्च किया गया है। ठीक है। साथ में ही अगर स्पोर्ट्स ट्रेंड्स इन इंडिया की बात करें तो आईपीएल सबसे टॉप पे था, सेकेंड नंबर पे T20 वर्ल्ड कप 2024 एंड थर्ड पे आपका था 2024 पेरिस ओलंपिक। ओके। इसके अलावा अगर हम टॉप 3 की बात करें तो मोस्ट सर्च स्पोर्ट्स पर्सन इन दी वर्ल्ड आपके रहे हैं इमेन खेलिफ फ्रॉम अल्जीरिया। देन नेक्स्ट आते हैं माइक टाइसन एंड थर्ड नंबर पे थे लेमी येमेल जिन्हें 2024 का बैलन डोर अवार्ड दिया गया है अंडर दी 21 ईयर कैटेगरी। ओके।
Now next आपको क्वेश्चन है, which international organization has approved the $325.10 million loan to boost agriculture in उत्तर प्रदेश? तो recently in month of December इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लोन अप्रूव किया है यूपी के यूपी अग्री प्रोजेक्ट के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक। और कितना लोन है? 325.10 मिलियन US का लोन है। एंड यहाँ पे जो अप्रूवल दिया गया है, ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है? यूपी के यूपी अग्री प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, विच इज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए ये आपका अमाउंट अप्रूव किया गया है, जिसका मेन एम है कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़ाई जाए, ठीक है। अब ये कैसे होगी? उनकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके, ओके। एंड जो ये फंड है आपका, ये फंड दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक की आर्म द्वारा, विच इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विद अ मैच्योरिटी ईयर ऑफ 33.5 ईयर एंड ग्रेस पीरियड रहेगा यहाँ पे 6 साल का। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका डे है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, जिसे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और 2024 में हमने इसका 24th एडिशन ऑब्जर्व किया था, जिसका थीम था ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन अरेबिक लैंग्वेज डे, और इसे 18 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, और 2024 में इसकी 51st एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की है of a Arabic official recognition at the United Nations. इसका थीम था Arabic language and artificial intelligence, advancing innovation while preserving cultural heritage. Now आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अब यूनाइटेड नेशन की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं? ठीक है, तो एज पर द यूनाइटेड नेशन साइट आपकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशन की, जिसमें अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश शामिल हैं। ठीक है, अब ये सारे जो मैंने आपको ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताई हैं, इनके अलग अलग डे ऑब्जर्व किए जाते हैं। जैसे चाइनीज लैंग्वेज डे आपका 20 अप्रैल को होता है, इंग्लिश डे आपका 23 अप्रैल को, फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च को, रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को, और स्पेनिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल को, और अरेबिक डे, यह भी हमने पढ़ा, अरेबिक लैंग्वेज डे आपका 18 दिसंबर को होता है। ठीक है, और अरेबिक लैंग्वेज डे के दिन एक अवार्ड यहाँ पे दिया गया है, यूनेस्को शारजहां प्राइज फॉर अरब कल्चर। ये अवार्ड दिया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को जो अरब कल्चर को प्रमोट करती हैं। ओके, तो उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। और 2024 का अवार्ड दिया गया है आया टेरेक फ्रॉम इजिप्ट एंड फिल्म मेकर जो है आपके आदिल जी एल्विन टॉर फ्रॉम माली। इन दोनों को यूनेस्को शारजहां प्राइज फॉर अरब कल्चर दिया गया है, जो स्टैब्लिश किया गया था 1998 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ शारजहां UAE अलोंग विद द यूनेस्को। क्लियर है? नाउ नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे की बात करते हैं। इसे भी 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और 2024 में 12वां एडिशन इसका हमने ऑब्जर्व किया है, जिसका थीम था प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है कि इंडिया में कौन कौन से जो धर्म है उनको माइनॉरिटी की कैटेगरी में डाला गया है अंडर सेक्शन 2C ऑफ अ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। तो पहला आपका है मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और जैन्स और पारसीज जो हैं उनको माइनॉरिटी की कैटेगरी में डाला गया है। और जो जैन है, जैन्स को 2014 में जो है इस कैटेगरी में ऐड किया गया था, या आप बोल सकते हो नोटिफाई किया गया था एज अ माइनॉरिटी कमिटी। ठीक है, अब 18 दिसंबर को इवेंट्स हुए थे इंडिया में, जिस इवेंट में बुक रिलीज की गई थी सिखिज्म के ऊपर, विच इज ऑथर्ड बाय द इकबाल सिंह लालपुरा, जो आपके चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के। 3rd एडिशन यहाँ पे जो है रिलीज किया गया था न्यूज लेटर ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, एंड माइनॉरिटी डे क्विज जो है वो भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नाउ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन तो हमने पढ़ लिए, हेडक्वार्टर कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो मिलेंगे सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।